कैन यू गाइस हियर मी? ओके, तो हम एपिथेलियम बुला रहे थे। हमारे पास जितने भी सेल्स हैं अपार्ट फ्रॉम द सेल्स मेकिंग अप द ब्लड वेसल्स, जो हमारी लाइनिंग वाली एपिथेलियम हो गई या एंडोथेलियम होती है, हमारी वो लेयर होती है जो लाइनिंग वाली लेयर होती है, जो टिश्यू को लाइन कर रही होती है, जो सबसे एक्सपोज्ड होती है सबसे पहले। या तो इंटरनली अगर आप जा रहे हो तो सबसे इंटरनल लेयर होगी, अगर आप अंदर से देख रहे हो तो सबसे पहली लेयर होगी। हमारी वो लाइन कर रही होती है ल्यूमेन को। अगर मैं कहूँ आई कैन से ये मेरा ल्यूमेन है, तो कहना है इसे कि ये वाली जो लेयर है वो मेरी लाइनिंग है, बॉर्डर बना रही है, बॉर्डर बना रही है ना बेसिकली यहाँ पर, तो वो मेरे पास एपिथेलियम या एंडोथेलियम होती है। बाकी सारे सेल्स के लिए जो ऐसी लेयर होती है, लाइनिंग वाली जो लेयर होती है टिश्यू की, द टिश्यू लाइनिंग बेसिकली उसको हम कहते हैं टिश्यू लाइनिंग, वो हमारे पास उसका जो टर्मिनोलॉजी होती है वो एपिथेलियम होती है। But when we're talking about blood vessels, never, ever, ever use the word epithelium. It is wrong. It would be cancelled. आपको marks नहीं मिलेंगे. Endothelium is the word that you use for blood vessels. When you're talking about the tissue lining of the blood vessels, the tissue lining of the blood vessels is always endothelium, जो कि आप ट्यूनिका इंटिमा भी बुलाते हो। बट ये ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया ये टर्म्स इतनी कॉमनली यूज नहीं होती। एग्जामिनर भी एक्सपेक्ट ज्यादातर ओकेजनली नहीं करता। पता होना चाहिए इनर मोस्ट इंटिमा है, मिडिल वाली ट्यूनिका मीडिया है, और जो एक्सटर्नल मोस्ट है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना है। लेकिन यूजुअली आप जो यूज कर रहे होगे वर्ड वो एंडोथेलियम यूज कर रहे होगे। एनीवेज, दूसरी एज जैन टोल्ड अस, ये हमारे पास ट्यूनिका मीडिया होगी और ये हमारे पास ट्यूनिका एक्सटर्ना होगी। यही लेयर्स हमारे पास हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे हमारी उसमें भी, क्या कहते हैं, वेन में भी। ये वाली जो लाइनिंग वाली लेयर है जो फर्स्ट मोस्ट आप देख रहे हो ह्यूमन के पास, वो हमारे पास इंटेमा है। देन वी हैव मीडिया एंड देन दिस इज योर एक्सटर्ना। ना, एक चीज आप नोटिस कर रहे होगे दोनों में, आर्टरी में भी और वेन में भी, कि जो हमारी ट्यूनिका मीडिया है, जो थोड़ी सी हेविली पिंक आपको नजर आ रही है लेयर मिडिल में, जो ट्यूनिका मीडिया है, ऑल्दो उसकी थिकनेस आर्टरी और वेन में डिफरेंट है। आर्टरी में ज्यादा हमें थिक, ज्यादा क्या कहते हैं जगह घेरती हुई नजर आ रही है ट्यूनिका मीडिया। बेसिकली मैं हाईलाइट कर देती हूँ दोनों के लिए। दैट्स माय ट्यूनिका मीडिया एंड दैट्स माय ट्यूनिका मीडिया हियर। दोनों में थिकनेस ऑफ द ट्यूनिका मीडिया इज वेरिइंग, एक में ज्यादा है एक में कम है। बट अगर मैं एक पर्टिकुलर वेन को देखूं तो कहना है इसे बिटवीन द ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटिमा एंड ट्यूनिका मीडिया, जो मेरी मिडिल वाली लेयर है वो सबसे ज्यादा थिक है इन कंपैरिजन टू द थ्री ऑफ देम। इज दैट अ करेक्ट स्टेटमेंट? आप आर्टरी में भी नोटिस करोगे, चलो मैं दूसरे कलर से दिखाऊं अगर, तो मेरे पास ये इतनी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है ट्यूनिका मीडिया, इतनी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है ट्यूनिका मीडिया। कंपैरेटिवली ट्यूनिका इंटिमा और ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास पतली है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो ट्यूनिका मीडिया होती है ना, इट इज व्हाट, इट इज योर, इट इज अ लेयर दैट इज कंसिस्टिंग। ट्यूनिका मीडिया की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास स्मूथ मसल और इलास्टिन फाइबर्स होते हैं। इलास्टिन हमने कल भी पढ़ा था, जेन यू वर प्रेजेंट इन यस्टरडेज क्लास, तो आपको याद होगा इलास्टिन फाइबर्स क्या करते थे, एल्वेओलाई में जो प्रेजेंट थे, वो बेसिकली हमारे पास स्ट्रेचिंग एंड देन रिकॉइलिंग इंश्योर करते थे विदाउट द, यस स्ट्रेंथन करते थे। किस तरह से स्ट्रेंथन करते थे? जस्ट डू नॉट राइट कि स्ट्रेंथन करते हैं इलास्टिन फाइबर्स, वो इसलिए स्ट्रेंथन करते हैं कि हमारे पास जब भी स्ट्रेच यानी एक्सपैंड इन साइज करेगा एल्व्यूलाई या फिर हमारे पास इन दिस केस ब्लड वेसल, और जब स्ट्रेच करके वो रिकॉइल करेगा, तो हम जब स्ट्रेच एंड रिकॉइल एक स्ट्रिंग को करते हैं, जैसे कि मैंने एक एनालॉजी दी थी कल, तो मेरे पास वो स्ट्रिंग लूज हो जाता है। अगर कॉन्टिन्यूसली, अगर हम पेन फॉर एग्जाम्पल, बहुत बचपन में हम लोग सबने ये किया होगा कि हम जो हमारे बॉल पेन्स होते हैं ना, उनको टक 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 खोल बंद कर रहे होते हैं, स्प्रिंग के साथ खेल रहे होते हैं, और इवेंचुअली क्या होता है, पेन का जो स्ट्रिंग होता है वो खराब हो जाता है, इलास्टिसिटी लूज कर देता है,
और वो फिर पेन हमारे किसी काम का नहीं रहता। ये ऑब्जर्व किया है सबने? तो बेसिकली होता क्या है, वो स्ट्रिंग लूज हो जाता है, तो हम जब उसको प्रेस कर रहे हैं तो वो स्ट्रिंग क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, उस पर हमने फोर्स एक्सर्ट की, और हम जब उसको रिलीज कर रहे हैं तो हमने स्ट्रिंग ने क्या किया, उसे रिकॉइल किया। ठीक है, तो स्ट्रेच प्रेशर जब लगता है तब होता है, और रिकॉइल बेसिकली जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता है। प्रेशर से पहले वो जो ओरिजिनल पोजीशन होती है, रिकॉइलिंग उसको कहते हैं, दैट यू व्हेन यू कम बैक टू योर ओरिजिनल पोजीशन। एल्वुलर जब एयर उसमें एंटर होती है तो वो एक्सपैंड करता है, वो स्ट्रेच होता है। अब जब वो एयर उससे लीव करती है तो उसको रिकॉइल अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना पड़ता है। सिमिलरली हमारे पास आर्टरी और वेन में ब्लड जब एंटर होता है तो हमारे पास उनमें ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होती है। ब्लड वॉल्यूम जब इंक्रीज होती है तो एक प्रेशर एक्सर्ट होता है ऑन द वॉल्स, जिसकी वजह से हमारे पास जो एक थोड़ा सा क्या कहते हैं, वो स्ट्रेच करती हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जब वो ब्लड उस पॉइंट से गुजर के आगे बढ़ जाता है तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, यानी वो रिकॉइल करती हैं। हमारे पास स्मूथ मसल और इलास्टिन फाइबर्स जो होते हैं वो इस स्ट्रेच और रिकॉइल को इंश्योर करते हैं कि वो हो रही हो। ठीक है, हमारे पास, यस, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट मीन्स। बट यहाँ पर हम स्ट्रेच और रिकॉइल करेंगे, बिल्कुल एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन हो रही है, बट हम जो करेक्ट टर्मिनोलॉजी इज ओवर हियर वुड बी स्ट्रेच फॉर एक्सपैंड एंड रिलैक्स के लिए रिकॉइल। इज दैट करेक्ट? इज दैट क्लियर? ओके। अच्छा जी। अच्छा, हमारे पास फिर ट्यूनिका इंटिमा में क्या होता है? ट्यूनिका इंटिमा तो हमारे पास एंडोथेलियल सेल से बने हुए होते हैं। हमारे पास दोनों केसेस में जो ट्यूनिका मीडिया होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? स्मूथ मसल और इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। और ट्यूनिका एक्सटर्ना में हमारे पास कोलेजन प्रेजेंट होता है। कोलेजन हमारे पास एक फाइब्रस प्रोटीन है जिसका पूरा हम स्ट्रक्चर और उसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस कर चुके हैं हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में। कोलेजन हमारे पास एक स्ट्रेंथनिंग हाई टेंसाइल कॉइल होता है। उसका कोलेजन के लिए जो हम डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास कोलेजन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हाई टेंसिलिटी वाला, हमारे पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ बेयर करने वाला हमारे पास एक प्रोटीन होता है। कोलेजन अगेन स्ट्रेंथ के लिए, प्रेशर बेयर करने के लिए हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा होता है इन आवर ट्यूनिका एक्सटर्ना। अच्छा, टेल मी, हमारे पास ज्यादा स्मूथ मसल, ज्यादा इलास्टिन फाइबर्स और ज्यादा कोलेजन आर्टरीज में रिक्वायर्ड होगा या फिर वेन्स में रिक्वायर्ड होगा? Where do we see high concentration of artery? Very good. Can you explain me why artery? Why do arteries require more fibers, more elastin fibers, more smooth muscles, and more collagen? Why do they have to be more strong? Very good. So arteries contain blood at higher pressure. अच्छा, तो ये सारे पॉइंटर्स भी हम जल्दी से लिख लेते हैं। So what we observed was कि हमारे पास more wall thickness in arteries, and यहाँ पर less wall thickness. Why? Because हमारे पास ब्लड जो कैरी होता है वो एट हाई प्रेशर होता है, और यहाँ पर ब्लड जो कैरी होता है, ब्लड इज कैरीड एट लो प्रेशर। देन हमारे पास अगर हम बात करें उसकी, अभी हमने बात की कि हमारे पास जो ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, हमारे पास अगर हम बात करें ट्यूनिका मीडिया की, दिस ट्यूनिका मीडिया ऑफ वेन एंड दिस ट्यूनिका मीडिया ऑफ आर्टरी, इसमें हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि हमारे पास जो आर्टरीज हैं उनका जो ट्यूनिका मीडिया है वो थिकर है, यानी ज्यादा स्मूथ मसल है, ज्यादा क्या कहते हैं, इलास्टिन फाइबर्स हैं, in comparison to vein which has a relatively thinner tunica media, which means that they have less muscle fibers and, sorry, less elastin fibers and less smooth muscle. So we can say that there is a thicker tunica media with more muscles and elastin fibers, और यहाँ पर हमारे पास thinner tunica media है।
देन अगर हम बात करें उसकी क्या कहते हैं एपिथेलियम की, सॉरी एंडोथेलियम की, आई मेड द सेम मिस्टेक जो मैंने आप लोगों को कहा था मत करना। अगर हम बात करें एंडोथेलियम ऑफ आर्टरी की, कैन यू नोटिस कि एंडोथेलियम ऑफ द आर्टरी इज रिंकल्ड, थोड़े से फोल्ड्स हैं इस पर। कैन यू गाइस ऑब्जर्व दिस दैट द एंडोथेलियम ऑफ आर्टरी इज रिंकल्ड। ऑन द कॉन्ट्री अगर हम बात करें वेन के एंडोथेलियम की, वेन का एंडोथेलियम बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल कोई रफनेस नहीं है, कोई रिंकल्स नहीं है, कोई फोल्ड्स नहीं है। सो वी कैन से दैट arteries have a wrinkled endothelium and veins do not have a smooth endothelium, कोई रफनेस कोई रिंकल्स हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास जैसे थिकर ट्यूनिका मीडिया होती है आर्टरीज की, उसी तरह से हमारे पास एज जैन सेड कि हमारे पास आर्टरीज में जो कोलेजन होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कोलेजन हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना में प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास आर्टरीज का जो थिकर ट्यूनिका एक्सटर्ना होगा, जिसका मतलब है कि हमारे पास वेन्स में थिनर ट्यूनिका एक्सटर्ना होगा, which means कि हमारे पास arteries have more collagen in comparison to veins। अच्छा, अब ये हमें नजर नहीं आ रहा लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को पता होगा वॉल्व्स। हमारे पास क्या आर्टरीज में वॉल्व्स होते हैं या वेन्स के पास वॉल्व्स होते हैं? which of the two blood vessels have valves? Yes, so we have semilunar valves in vein and we do not have एनी टाइप ऑफ वॉल्व्स इन आवर आर्टरी। तो हमारे पास आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होते हैं। एग्जैक्टली जो रीजन जैन ने दिया कि क्यों सेमिलर वॉल्व्स होते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि आर्टरीज जो होती हैं, सॉरी जो वेन्स होती हैं, वो यूजुअली जितनी ज़्यादातर हमारे पास ब्लड की रिकलेक्शन होती है वो हमारे पास खाली ऊपर से तो नहीं हो रही होती कि ग्रेविटी की वजह से वो हमारे पास ब्लड वापस हार्ट की तरफ क्या कहते हैं आराम से नीचे की तरफ फ्लो कर जाए। हमारे पास लेग से जो ब्लड आता है, हमारे पास जो हमारे गट से ब्लड आते हैं, इंटेस्टाइन से ब्लड आते हैं, किडनी से ब्लड आते हैं, ये सारे वो ऑर्गन्स हैं जो कि हार्ट के नीचे लोकेटेड है। सो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ वेन्स को ब्लड लाना होता है टुवर्ड्स द हार्ट। तो ऑब्वियसली पुल ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटी हर चीज को नीचे की तरफ खींच रही होती है। सो उस ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे पास जो ब्लड है वो नीचे की तरफ वापस पुश बैक ना हो, हमारे पास वेन्स में सेमिलर वॉल्व्स होते हैं टू इंश्योर द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ blood towards the heart from the veins। ठीक है। दूसरा, अगर हम शेप की बात करें, हमारे पास इफ यू नोटिस आर्टरी का एक बहुत सर्क्यूलर शेप है। इज दैट करेक्ट? इन कंपैरिजन हमारे पास अजीब सा शेप है, इरेगुलर सा शेप है वेन्स का। इज दैट अ करेक्ट स्टेटमेंट? ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस डायग्राम में। ओके, सो यस वी कैन से दैट veins have a regular or a round cross section। On the contrary, veins are irregular in shape। अच्छा, अगर आप अपने हाथ को अभी नोटिस करो, हाथ को आपको ब्लड वेसल्स नजर आ रही होती हैं आपके हार्ट पे, सॉरी हार्ट कह रही हूँ, हाथ में आपको अपनी ब्लड वेसल्स आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इन ब्लड वेसल्स का जो कलर होता है, इज इट रेड और इज इट ब्लूइश पर्पल? द ब्लड वेसल, आप अपने उस पे देखो, रिस्ट पे देखो, जो आपके बिल्कुल रिस्ट पे आपको जो ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं, क्या ब्लूइश ग्रीन पर्पल इस कलर की होती हैं? इज दैट करेक्ट? यस। तो हमारे पास ब्लूइश ग्रीन या पर्पलिश कलर की जो ब्लड वेसल्स होती है ना, वो हमारे पास क्या होती है, हमारी वेन्स होती हैं। हमारी वेन्स में क्योंकि डिऑक्सीनेटेड ब्लड ट्रैवल कर रहा होता है, तो हमारे पास वो पर्पलिश कलर या फिर ब्लूइश ग्रीन कलर में हमें नजर आती है। सो कहना है इससे कि मेरे पास जो ऊपर की सरफेस है, जो मेरी सुपरफिशियल सरफेस है, मेरी सुपरफिशियल या ऊपर की जो सरफेस ऑफ द बॉडी है उस पे वेन्स लोकेटेड होती हैं और मेरे पास जो आर्टरीज हैं वो डीपली एम्बेडेड विद इन द टिश्यूज होती हैं। इज दैट अ करेक्ट स्टेटमेंट? सुपरफिशियली लोकेटेड होने का मतलब ये है कि ज्यादा छुपी भी नहीं है, गहराई में नहीं है, ऊपर की सतह पर लोकेटेड है। सो आवर वेन्स आर लोकेटेड
सुपरफिशियली अंडर द स्किन, हमारी स्किन से हम कुछ हद तक वेन्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लोकेटेड सुपरफिशियली अंडर द स्किन। ऑन द कॉन्ट्री, हमारे पास जो आर्टरीज हैं दे आर लोकेटेड डीप विद इन टिश्यूज। देन हमारे पास जो आर्टरीज होती हैं वो पल्मोनरी आर्टरी के अलावा सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। सो कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी, और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हम लिखेंगे वेन्स के कॉलम में, दैट दे कैरी deoxygenated blood except the pulmonary vein। देन हमारे पास क्या कहते हैं, हमेशा जो आर्टरी होती है ना वो ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट कैरी कर रही होती है। ये आर्टरी की एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी आइडेंटिफिकेशन है। क्योंकि अगर आप नोटिस करो, क्वेश्चन यही रेज होता है कि अगर आर्टरी जो है वो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं कैरी करती और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो हमारे पास जो ब्लड जा रहा है हार्ट से लंग्स की तरफ वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो हम इस इस ब्लड वेसल को आर्टरी का नाम क्यों दे रहे हैं, इसमें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो वजह यह है कि आर्टरी हर उस ब्लड वेसल को कहेंगे जो अवे फ्रॉम द हार्ट ब्लड को लेकर जा रही है। तो क्योंकि हमारे पास जो पल्मोनरी आर्टरी है, यस इट इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, but because that vessel is carrying the blood away from the heart to a certain organ, that is why it's an artery. And yes, pulmonary vein में हमारे पास oxygenated blood है, but हमारे पास वेन हर उस वेसल को कहेंगे जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आ रही है। सो ब्लड की मूवमेंट अवे फ्रॉम द हार्ट है तो वो हमारे पास ऐसी ब्लड वेसल आर्टरी होती है। ब्लड की मूवमेंट टुवर्ड्स द हार्ट है तो ऐसी ब्लड वेसल हमारे पास वेन होती है। तो हमारे पास जो आइडेंटिफिकेशन है कि एक ब्लड वेसल आर्टरी है कि वेन है, वो डायरेक्शन ऑफ द ब्लड या पाथवे ऑफ द ब्लड से डिटरमाइन होती है। सो आर्टरीज कैरी ब्लड away from the heart, veins carry blood towards the heart। Now if we talk about पल्स, हमारे पास पल्स हमेशा आर्टरी में होगी। पल्स आर्टरी में क्यों होगी, हम जब क्या कहते हैं, वैसे तो कार्डियक साइकिल जब करेंगे तो मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन पल्स क्या होती है, पल्स हमारे पास रिदमिक मूवमेंट होती है। पल्स बेसिकली वेव लाइक मोशन होता है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास अगर ये आर्टरी है ना, मेरी ये आर्टरी है, दिस इज माई आर्टरी, आर्टरी में ब्लड पंप हो रहा है प्रेशर के साथ इनटू फ्रॉम द हार्ट, हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है प्रेशर के साथ आर्टरी के अंदर। तो जब एक फोर्स के साथ एक एडिशन हो रहा है ब्लड वॉल्यूम का, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, उस पॉइंट पे बेसिकली जब हमारे पास न्यू ब्लड पंप हो रहा होगा आर्टरी के अंदर, तो हमारे पास क्योंकि अचानक से ब्लड पुश हुआ है आर्टरी के अंदर, तो वो आर्टरी थोड़ी सी एक्सपैंड करेगी, स्ट्रेच करेगी, करेक्ट। उसके बाद जब वो ब्लड इस पॉइंट से होके गुजर जाएगा तो वापस वो अपनी ओरिजिनल प्लेस पे, क्या कहते हैं, ओरिजिनल शेप पर रिकॉइल करके आ जाएगी। फिर यहाँ पर नया ब्लड पहुंच जाए तो यहाँ पर जो आर्टरी है उसका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वो थोड़ा सा स्ट्रेच करके साइज में बड़ी होगी, और फिर जब यहाँ से ब्लड गुजर जाएगा तो वो रिकॉइल करके ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। तो क्योंकि हमारे पास आर्टरी में कंटिन्यूअसली ब्लड फोर्स इन हो रहा है प्रेशर के साथ, तो हमारे पास ऊपर नीचे आर्टरीज में थोड़ा सा हो रहा होता है स्ट्रेच और रिकॉइल की वजह से। इस वजह से पल्स हमारे पास एक रिदमिक वेव लाइक मोशन होता है, विच इज ड्यू टू व्हाट, विच इज ड्यू टू द पंपिंग ऑफ द ब्लड कंटिन्यूअसली इनटू द आर्टरी विद प्रेशर। ठीक है, तो पल्स हमेशा हमारे पास आर्टरीज में होगी जिसकी वजह से हम उनको पल्सटाइल कहते हैं। और क्योंकि वेन में ब्लड कहीं से
पल्स इंक्रीजेस व्हेन ब्लड फ्लो इन आर्टरी। अच्छा, पल्स हमारे पास एक मूवमेंट है, धक, जैसे हमारे पास दिल धक 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 कर रहा होता है, वो क्या है? बेसिकली जब ब्लड अंदर आता है, पहला हम पूरा पढ़ेंगे लबडब को, तो हमारे पास जो कंटिन्यूअस हार्ट बीट होती है वो हमारे पास क्या खाली इंक्रीज इन ब्लड फ्लो की वजह से होती है, वो तो कॉन्टिन्यूसली ब्लड के एंटर और एग्जिट की वजह से हमारे पास, जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होती है और फिर रिलैक्सेशन होती है, उन दोनों की वजह से हमारे पास हार्ट बीट करता है ना, धक धक की आवाज़ जो आती है, वो टू साउंड होती है, लब डब। अभी हम लब डब भी पढ़ेंगे आगे जाके। तो लब हमारे पास तब होता है जब हमारे पास हमारा जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और पुश करता है ब्लड को वेंट्रिकल के अंदर। और डब कब होता है? जब हमारे पास वेंट्रिकल पुश अवे कर देता है, किसको भला? हमारे सारे ब्लड को बाहर की तरफ। तो दो चीजों की वजह से, एंट्री ऑफ ब्लड एंड एग्जिट ऑफ ब्लड, बोथ आर कॉजिंग द लब डब साउंड, राइट? तो उसी तरह से पल्स हमारे पास स्ट्रेच और रिकॉइल दोनों की वजह से हो रही है। तो हमारे पास पल्स तो नॉर्मल कंडीशंस में एग्जिस्ट कर रही होती है, जब भी ब्लड फ्लो करेगा पल्स हमारे पास ब्लड फ्लो की वजह से है। पल्स इंक्रीज तब होती है, पल्स, व्हाट आई एम अज्यूमिंग फ्रॉम योर क्वेश्चन इज कि आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि हमारे पास अगर पल्स हमारी बढ़ जाए, यानी नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पल्स अगर हमारी नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास हमारा दिल ज़्यादा ज़्यादा ब्लड को पंप कर रहा है, यानी ज़्यादा ज़्यादा हमारे पास ब्लड आ रहा है एट अ गिवन टाइम। द हार्ट रेट और द पंपिंग रेट ऑफ द ब्लड हैज़ इंक्रीज, जिसकी वजह से आर्टरी में जो स्ट्रेच एंड रिकॉइल, स्ट्रेच एंड रिकॉइल, स्ट्रेच एंड रिकॉइल हो रहा है, उसका जो रेट है वो इंक्रीज कर गया। ये हमारे पास ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशंस होता है, या जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनका अगर हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो, उनको बेसिकली इंक्रीज पल्स को हम टेकिकार्डिया कहते हैं। उसी तरह से हमारा अगर हार्ट स्लोली पंप कर रहा है, वो भी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है कि हार्ट स्लोली क्यों पंप कर रहा है, उसमें हमारी जो पल्स है वो डिक्रीज कर जाती है। कोविड में आपने नोटिस किया होगा कि कंटिन्यूसली ऑक्सीमीटर से हम कोविड पेशेंट्स का पल्स रेट और ब्रीथिंग रेट, सॉरी, ऑक्सीजन सैचुरेशन और पल्स रेट दोनों को ऑब्जर्व कर रहे थे, याद है? अगर आपका कोई इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ हो किसी कोविड पेशेंट के साथ, तो हमारे पास हम ऑक्सीजन सैचुरेशन और पल्स को मॉनिटर कर रहे थे। डू यू रिमेंबर दिस और हैव यू हर्ड ऑफ इट? ओके, सो यू हैवंट एक्सपीरियंस्ड सच अ थिंग। अच्छा, तो हमारे पास पल्स क्या होती है? पल्स, अगर आप अभी अपने हाथ पे अपनी पल्स को महसूस करो, तो पल्स बेसिकली आपको महसूस हो रहा होगा कि आपका दिल धड़क रहा है। कभी आपने पल्स फील किया अपनी? पल्स फील की होगी, तो पल्स जब फील आप करते हो तो आपको ऐसा फील होता है ना कि दिल धक 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 धक, बस आपको इस तरह की आवाज आ रही होती है, वेव लाइक रिदमिक कंटिन्यूअस एक हो रहा है लब डब साउंड, आप एग्जैक्टली। तो पल्स तो कंटिन्यूअसली चल रही है। पल्स हमारे पास कब होती है? जब भी हमारे पास ब्लड फ्लो हो रहा होगा, पल्स होगी। पल्स इंक्रीज यानी धक धक का बढ़ जाना, उसको हम कहते हैं इंक्रीज्ड पल्स, यानी हार्ट ज्यादा जल्दी जल्दी पंप कर रहा है देन नॉर्मल। और अगर हमारे पास पल्स गिरने लगती है, जैसे कि कोई पेशेंट है वो टुवर्ड्स डेथ सिंक कर रहा है, कोई फॉर एग्जाम्पल समवन इज अबाउट टू डाई, तो उनकी पल्स गिरना शुरू हो जाएगी ना। हम क्या नोटिस करते हैं एक डेड बॉडी में? हम पल्स नोटिस करते हैं। अगर पल्स है तो लाइफ है, अगर पल्स नहीं है तो लाइफ नहीं है। तो फौरन से पल्स ऐसे जादू की तरह डिसअपियर नहीं होती, वो आहिस्ता आहिस्ता करके कम होती है। तो पल्स अगर नॉर्मल से कम है तो इसका मतलब है हार्ट का जो पंपिंग रेट है वो स्लो हो गया। तो पल्स इंक्रीज एंड पल्स डिक्रीज इज द रेट ऑफ ब्लड बीइंग पंप्ड। पल्स ब्लड के पंपिंग की वजह से एग्जिस्ट कर रही होगी, क्योंकि हर गुजर एक हमारे पास 1 मिनट में 72 टाइम्स ब्लड इज पंप्ड नॉर्मली, 72 साइकिल्स हो रही होती हैं 1 मिनट में। तो हमारे पास कंटिन्यूअसली इंक्रीज इन ब्लड फ्लो तो हो रहा है, और फिर एक पॉइंट से जब वो ब्लड फ्लो आगे बढ़ रहा है तो वापस से हमारे पास जो आर्टरी है वो रिकॉइल करके आ रही है। इस स्ट्रेच एंड रिकॉइल की वजह से जो रिथमिक वेव लाइक वाइब्रेशन कह लो, वो वाइब्रेशन हम फील कर रहे होते हैं पल्स में। तो हमारे पास ब्लड फ्लोज इन आर्टरी की वजह से पल्स नहीं है, हार्ट की पंपिंग की वजह से पल्स है। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर नाउ? गुड। हमारे पास वेन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वेन में हार्ट पंप कर ही नहीं रहा होता, तो हमारे पास जो वेन्स हैं वो नॉन पल्सेटाइल होती हैं। नाउ वन लास्ट पार्ट फॉर टुडे एंड देन वी कॉल इट अ डे। अगर हम बात करें ल्यूमेन टू वॉल थिकनेस, थिकनेस टू ल्यूमेन, हमारे पास वॉल्स कहाँ पर ज्यादा है और ल्यूमेन कहाँ पर कम है?
अगर मैं बात करूं वॉल थिकनेस टू ल्यूमेन रेशियो की, तो मेरे पास जो थिकनेस ऑफ वॉल्स टू ल्यूमेन रेशियो है वो मेरे पास हायर है आर्टरीज में। इसका मतलब है कि मेरे पास वॉल थिकनेस यहाँ पर ज़्यादा है और ल्यूमेन का साइज कम है, तो मेरे पास वॉल थिकनेस टू ल्यूमेन रेशियो इज हायर इन आर्टरीज, हायर वॉल थिकनेस टू ल्यूमेन रेशियो। और इसी का उल्टा मेरे पास कहाँ पर है, वेन्स में। मेरे पास वॉल थिकनेस कम है और ल्यूमेन ज्यादा है, जो आई हैव अ लोअर वॉल थिकनेस टू ल्यूमेन रेशियो। तो ये हमारे पास डिफरेंसेस हैं between arteries and veins. Is today's lecture clear to you? Any questions about it?